हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी एजुकेटर दीक्षिता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का थर्ड पार्ट रह गया था वो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें बाकी के जो दो मेथड बचे थे आज वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रशअप करा देती हूँ आपको। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है? लॉ ऑफ डिमांड ने हमें ये बताया कि प्राइस में चेंज हो रहा है। ठीक है, वो कहता है कि प्राइस में चेंज हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रही है, प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है। पर उसने ये नहीं बताया कि कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज होने से कितना डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये तो उसने नहीं बताया। तो इस वही जानने के लिए हम आए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पास। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ने हमें ये बताया कि प्राइस में कितना चेंज होने से डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, और डिमांड में प्राइस कम हो रही है, कम हो रहा है तो डिमांड कितनी बढ़ रही है, ये बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके 5 मेथड्स है। पहला है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड ये बताता है कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने से कितना परसेंट क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ा, कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने से कितना परसेंट क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर। ये हमें बताया प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कितना इफेक्ट पड़ा। ठीक है, प्राइस में चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में हमारा कितना इफेक्ट पड़ा। चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में चेंज इन प्राइस। पॉइंट मेथड। अब जैसे ये ग्राफ, अब पॉइंट मेथड हमें क्या बताता है, जैसे मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है। ठीक है, इस पॉइंट में मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉइंट मेथड। अब लोअर पार्ट, उसका लोअर पार्ट अपॉन में अपर पार्ट। अगर मैं लोअर को लोअर पार्ट अपॉन में अपर पार्ट, अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगी तो मेरी जो इलास्टिसिटी उस पॉइंट की निकल के आ जाएगी। ठीक है, जैसे ए बी सी, तो हमारा लोअर पार्ट क्या है, बी सी अपॉन में ए बी। ये आ जाएगी आपकी पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी। अब हम बात करते हैं, ये तीनों जो मेथड है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में कराए थे। अब हम बात करते हैं आर्क मेथड की। आर्क मेथड क्या होता है? आर्क मेथड हमें ये बताता है जब दो पॉइंट के बीच में, जैसे ये नॉन लीनियर ग्राफ में बनाया जाता है ये क्या ये लॉ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है तो वो मैं कैसे निकालूंगी, वो बताता है आर्क मेथड। ठीक है, वो बताता है आर्क मेथड। आर्क मेथड का यूज़ करके अब दोनों पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, ये ए, मुझे इस पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालनी है, वो मैं कैसे निकालूंगी, इन दोनों के बीच की वो मैं कैसे निकालूंगी, वो निकालूंगी आर्क मेथड से। इसका फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन में एवरेज क्वांटिटी का, P2 माइनस P1 अपॉन में एवरेज। अब जो पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, जो लॉ ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा था वो था Q2 माइनस Q1 अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, फिर अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन में चेंज इन प्राइस। अब ये चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन प्राइस में दोनों की एवरेज ली है, इसकी जगह ली है इसने आर्क में दोनों की एवरेज। ठीक है, क्वांटिटी की एवरेज और प्राइस की एवरेज, वो भी इसीलिए क्योंकि हम दो पॉइंट के बीच की इलास्टिसिटी निकाल। तो आर्क मेथड हमें क्या बताता है, आर्क मेथड हमें ये बताता है कि जो दो पॉइंट हैं नॉन लीनियर ग्राफ पर, दो पॉइंट है ये रहे, अब मुझे इन दोनों के बीच की इलास्टिसिटी चाहिए तो वो मुझे कौन बताएगा, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, वो मैं जाऊंगी आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पास। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं।
Arc elasticity measures the responsive of quantity demand or supply to change in price between 2 point on a curve. अब 2 पॉइंट पे, जो कर्व पे 2 पॉइंट है उसके बीच में जो इलास्टिसिटी बताता है वो बताता है आर्क इलास्टिसिटी. फॉर्मूला ये ना, Q2 माइनस Q1 अपॉन में एवरेज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, डिवाइड बाय P1 माइनस P2 माइनस P1 अपॉन में एवरेज. ठीक. अब हमारा नेक्स्ट मेथड है इसका रेवेन्यू मेथड. अब हम आते हैं रेवेन्यू मेथड पे. रेवेन्यू क्या होता है? जो हमें प्रोडक्ट सेल करने से जो हमें मिल रहा है वो होता है रेवेन्यू. रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इनटू में क्वांटिटी. ठीक है. जो टोटल आउटपुट है उसको सेल कर रहे हैं और जो हमें पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, जो अमाउंट हमें रिकवर हो रहा है उसे कहते हैं टोटल रेवेन्यू. अब एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो प्राइस होता है उसको कहते हैं हम एवरेज रेवेन्यू. मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है? जो एडिशनल यूनिट बेचने पे, मैंने 10 यूनिट बेच दी, अब जो मैं 11वीं बेचूंगी और जो 11वीं और 10वीं के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू. मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN माइनस 1, मतलब 11वीं यूनिट माइनस में 10वीं यूनिट. अब जो दोनों के बीच में डिफरेंस है जित अमाउंट का, जैसे मैंने 10वीं यूनिट बेची 20 रुपये की और 11वीं यूनिट मैंने बेची 22 रुपये की, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हो गया? 2 रुपये का. ये हो गया मेरा मार्जिनल रेवेन्यू. इसका दूसरा फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी. ठीक है. इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? AR अपॉन में AR माइनस MR. अब ये जो आपको नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है ये इसी फॉर्मूले से बना हुआ है. ठीक है. अब आप क्या करेंगे इसमें? ED इक्वल टू AR अपॉन में AR माइनस MR. ठीक है. ये फॉर्मूला है. अगर मैं AR माइनस MR को इधर ले जाऊं, ठीक है, उसके बाद AR वाली साइड एक साइड कर दूं और MR एक साइड, तो मैं AR को ED में से कॉमन ले लूंगी. ठीक है. उसके बाद आ जाएगा मेरे पास MR का फॉर्मूला. अब इनके बीच में क्या रिलेशन है? MR जो है गिरता है. जैसे जैसे टोटल रेवेन्यू मेरी बढ़ेगी वैसे वैसे जो मेरा मार्जिन रेवेन्यू है वो गिरता है. MR गिर रहा है, TR बढ़ रहा है, बट TR जो है डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है क्योंकि MR जो है गिर रहा है. MR गिरता है, TR जो है बढ़ता है. अब जैसे जैसे मैं और यूनिट सोल्ड करती जाऊंगी वैसे वैसे जो मेरी मार्जिन रेवेन्यू वो कम होता जाएगा. ठीक है. यूनिट में सोल्ड कर रही हूँ, मार्जिन रेवेन्यू कम हो रहा है, फिर और सोल्ड कर रही हूँ, फिर कम हो रहा है. तो वो जो जैसे जैसे मैं अपनी यूनिट को सोल्ड करती जाऊंगी मेरे जो जो एडिशनल यूनिट का जो रेवेन्यू है वो कम होता जाएगा. ठीक है. अब मार्जिन रेवेन्यू मेरे गिरता है तो TR बढ़ रहा है. ठीक है. पर लेकिन एक ऐसी लिमिट आती है जहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो मैक्सिमम हो जाता है. अगर इससे ज़्यादा आप यूनिट सोल्ड करोगे तो आपका जो एडिशनल यूनिट का जो रेवेन्यू है वो हो जाएगा आपका माइनस. ठीक है. अब MR जहाँ पे 0 हो गया वहाँ पे TR मैक्सिमम हो जाता है. यहाँ से अगर ये MR यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे मेरा जो TR है वो हो गया मैक्सिमम. अगर मैं इससे ज़्यादा वो करती हूँ तो मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो गिर जाएगा क्योंकि वहाँ पे जो मेरी मार्जिन रेवेन्यू है वहाँ पे हो गया 0. ठीक है. एडिशनल से मुझे अब रेवेन्यू नहीं मिलेगा, इसीलिए जो वहाँ पे मुझे रुक जाना चाहिए. पर लेकिन अगर मैं फिर भी सोल्ड करती हूँ तो MR जो है MR नेगेटिव हो जाएगा और TR डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. आई होप आपको MR और TR में समझ में आ गया होगा. मैं दोबारा समझा देती हूँ. MR मेरा गिरता है. ठीक है. जैसे जैसे मैं यूनिट सोल्ड कर रही हूँ वैसे वैसे मेरा जो एडिशनल यूनिट का जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है. MR मेरा गिर रहा है, TR मेरा बढ़ रहा है, बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है. ठीक है. MR जहाँ पे 0 हो गया वहाँ पे TR मैक्सिमम हो जाता है कि अब इससे आप आगे सोल्ड करोगे तो आपको जो MR है वो 0 हो जाएगा. मतलब वहाँ पे जो एडिशनल यूनिट पे जो मुझे डिफरेंस मिल रहा है, जो रेवेन्यू मिल रहा है वो आ जाएगा अब नेगेटिव में. ठीक है. जहाँ पे MR 0 वहाँ पे TR हो जाता है मैक्सिमम. इससे आगे अब आपको रुक जाना चाहिए. बट आप और करते हो तो फिर जो है TR बिकम्स डिक्लाइन.
एम आर जो है नेगेटिव हो जाता है और टी आर जो है गिर जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं एम आर और ए आर के बीच में। ए आर क्या, ए आर हमारे जो है प्राइस भी होता है और डिमांड कर्व भी होता है। ठीक है, डिमांड कर्व भी ए आर ही होता है और जो प्राइस है वो भी ए आर होता है। अब इसमें जो एम आर है वो गिर रहा है, एम आर गिर रहा है। अब जैसे जैसे मैं यूनिट सोल्ड करती जाऊंगी, जो मेरा एवरेज रेवेन्यू है पर यूनिट का वो भी तो गिरेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक यूनिट मेरी 10 रुपये की थी, अब मेरे पास आया 10 रुपये। ठीक है, अब मेरे पास 5 यूनिट है, इसको मैं बेचूंगी आपके 40 रुपये, 40 रुपये में। तो जो मेरी जो प्राइस आएगा वो आ जाएगा 8 रुपये। ठीक है, तो इस वजह से जो पर यूनिट जो रेवेन्यू होता है वो आपका कम होता जाता है। अब एम आर ए आर गिर रहा है, एम आर गिर रहा है, बट लेकिन एम आर जो है उससे ज़्यादा गिर रहा है। यहाँ पे जो वो सिचुएशन होती है, यहाँ पे होता है ए आर ग्रेटर देन एम आर। वैसे ये ए आर ग्रेटर देन एम आर ही रहेगा। ठीक है, अब एम आर, ए आर और एम आर गिर रहा है दोनों, पर जो एम आर है वो ज़्यादा गिर रहा है। अब एम आर जहाँ पे 0 हो जाता है, वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है 1। ठीक है, वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है 1। अब एम आर बिकम डिक्लाइन, देन ए आर नेवर बी डिक्लाइन। एम आर जो है नेगेटिव हो जाता है, बट लेकिन ए आर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पर यूनिट का प्राइस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर पर यूनिट का प्राइस ही नेगेटिव हो गया तो फिर तो क्या ही कमाया हमने। ठीक है, अब आप देखिए इसमें जो जहाँ पे एम आर पॉजिटिव है, ध्यान से नोट कीजिएगा, जहाँ पे एम आर पॉजिटिव है और गिर रहा है वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है वो होती है ई ग्रेटर देन 1। ठीक है, ई ग्रेटर देन 1। अब जहाँ पे मेरे जो एम आर है वो हो जाता है 0, वहाँ पे इलास्टिसिटी होती है ई इक्वल टू 1। ठीक है, अब जहाँ पे मेरा जो एम आर है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी ई इज लेस देन 1। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ईडी इलास्टिक डिमांड, अब जो ईडी ग्रेटर देन 1 होता है वहाँ पे जो एम आर पॉजिटिव होता है। ठीक है, एम आर पॉजिटिव होता है और टी आर जो है इंक्रीज करेगा, टी आर इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, और जो एम आर है, मैं यहीं पे ग्राफ बना देती हूँ, तो इजी होगा। ये हो गया मेरा एम आर, क्या, ये हो गया मेरा ए आर और ये। ठीक है, ये हो गया मेरा टी आर। यहाँ से ये लाइन बन के आएगी। अब ये वाली जो लाइन है ई ग्रेटर देन होगी 1। ठीक है, यहाँ पे मेरा हो जाता है ई इक्वल टू 1 और ई लेस देन 1। ठीक है, अब ई इज ग्रेटर देन 1। अब आप देख सकते हैं एम आर जो पॉजिटिव है और ए आर के नीचे है। ठीक है, ए आर के नीचे है, एम आर पॉजिटिव है, ए आर के नीचे है और एम टी आर जो है इंक्रीज कर रहा है, टी आर जो है इंक्रीज कर रहा है, वो भी डिक्रीजिंग रेट से। वहाँ पे मेरी पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी होती है ई डी ग्रेटर देन 1। इसके अंदर प्राइस और टोटल रेवेन्यू में होता है नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, प्राइस मेरा कम हो रहा है, टोटल रेवेन्यू मेरा बढ़ेगा। प्राइस मेरा कम हो रहा है, टोटल रेवेन्यू अब बढ़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरा जो ए आर है वो कम हो रहा है और प्राइस मेरा बढ़ता जा रहा है। देखो आप, प्राइस मेरा जो प्राइस है मेरा कम हो रहा है, ए आर जो है मेरा कम होता जा रहा है, बट लेकिन जो टोटल रेवेन्यू वो बढ़ रहा है। तो ये इसमें होता है नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, अब यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, यहाँ पे जो एम आर जो है 0 हो जाता है। ठीक है, और टी आर जो है मैक्सिमम हो जाता है। अब यहाँ पे एम आर जो है 0 हो गया, टी आर जो है मैक्सिमम हो गया, इसलिए इस पे जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, ये इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट आते हैं ई लेस देन 1 पे। ई लेस देन 1 पे क्या होता है, जो एम आर जो है नेगेटिव हो जाता है और ए आर तो डिक्लाइन हो ही रहा है। ठीक है, बट जो टी आर है वो भी डिक्लाइन करता है। अब मेरा जो टी आर है वो भी डिक्लाइन कर रहा है, एम आर भी डिक्लाइन कर रहा है, ए आर भी डिक्लाइन कर रहा है। तो ए आर और टी आर में हो गया हमारा जो है पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि दोनों एक साथ डिक्लाइन कर रहे हैं। अब ई डी ग्रेटर देन 1 में क्या होता था, प्राइस मेरा बढ़ रहा है, मेरा
प्राइस मेरा घट रहा है, बट लेकिन जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो मेरा बढ़ रहा था, तो नेगेटिव रिलेशन हो गया। इक्वल टू 1 में कोई चेंज नहीं था, बट ई लेस देन 1 में जो मेरा प्राइस है वो ऑलरेडी मेरा पहले से ही गिर रहा था, बट मार्जिनल रेवेन्यू 0 होने की वजह से जो मेरा टोटल रेवेन्यू है वो भी गिरने लग गया, तो इसमें हो गया पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई। इलास्टिक में जो होता है, इलास्टिक ई ग्रेटर देन 1 में होता है नेगेटिव रिलेशन, वो मैंने आपको बता दिया ग्राफ के थ्रू। ठीक है, इन इलास्टिक में जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस कम हो रहा है तो टोटल रेवेन्यू कम होगा, प्राइस बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। यूनिटरी में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, अब कुछ गुड्स के बारे में पढ़ लेते हैं, डिटर्मिनेंट्स। अब सब्स्टिट्यूट अगर मेरे पास है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो ई इज ग्रेटर देन 1। अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्राइस में अगर चेंज होगा तो मैं तो तुरंत डिमांड बदल दूंगी, चेंज कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है। अगर प्राइस आप बढ़ाओगे तो मैं तो दूसरे सब्स्टिट्यूट पे चली जाऊंगी। ठीक है, जैसे कि आप पेट्रोल के केस में ले सकते हैं, रिलायंस का हो गया, एचपी का हो गया, भारत का हो गया, अगर कोई एक बढ़ाएगा तो दूसरे की सेल आराम से बढ़ जाएगी। ठीक है, जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, अब उसका प्राइस बढ़ा लो घटा लो, डिमांड पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब कमोडिटी, लग्जरी गुड जो है महंगे होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी जो है ई इज ग्रेटर देन 1, अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा ना तो इसकी डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, अब स्टोरेबल है, वो भी इज ग्रेटर देन 1। नेसेसिटी इस पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता इसकी डिमांड पे, इसका प्राइस बढ़ा लो घटा लो। पेरिसेबल पे भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर ऑफ यूज, अगर ज़्यादा यूज़ है, ठीक है, ज़्यादा यूज़ है तो बहुत ज़्यादा कहते हैं इफेक्ट पड़ेगा। अब लोअर है तो इन इलास्टिक। ठीक, अब टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड है तो इलास्टिक, शॉर्ट पीरियड है तो इन इलास्टिक। ठीक है, प्रोपोर्शन, अगर हाई प्रोपोर्शन हम उस पर लगाते हैं तो इलास्टिक डिमांड है। ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज होने से हम बहुत चेंज हो जाएगा। स्मॉल प्रोपोर्शन है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े या जो हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। हैबिट है, अब हैबिट्स है मेरी तो मैं इन इलास्टिक, अब मुझे वो चीज़ चाहिए, अब मेरा प्राइस बढ़े, जैसे ड्रग्स वगैरह के केस में ज़्यादा होता है। अब उसके अल्कोहल के प्राइस बढ़े ना बढ़े मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो हैबिट है, मैं तो जब पी लूँगी। ठीक है, क्या मुझे हैबिट नहीं है। ठीक है, अब आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि इनकम में कितना चेंज होने से क्वांटिटी पे कितना चेंज हो रहा है। इनकम में मेरा चेंज होने से जो मेरी डिमांड है उस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ये बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स चेंज इन इनकम वाइल प्राइस कांस्टेंट। इसमें जो है प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस का कोई रिलेशन नहीं है, इसमें सिर्फ इनकम है। इनकम में मेरी चेंज हो रही है, अब मेरा जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, इनकम चेंज हो रही है तो मेरे क्वांटिटी डिमांड पे कितना इफेक्ट पड़ता है, ये बताता है इनकम इलास्टिसिटी। अब इसमें आता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव किस में होती है, नेसेसिटी के गुड्स में पॉजिटिव होती है, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं ना उसमें मेरी इनकम वो होगी। ठीक है, लग्जरी गुड्स में भी होती है, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं उसमें जो है हमारी पॉजिटिव होती है, मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूंगी। ठीक है, नेसेसिटी के में उल्टा होता है, मेरी इनकम बढ़ती है बट लेकिन मैं उसका जो कंजप्शन है वो कम कर देती हूँ, उससे मतलब कम हो जाता है। डिमांड राइज बट लेस देन इनकम। ठीक है, डिमांड बढ़ती है बट लेकिन इतना नहीं बढ़ता, क्योंकि जब मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं लग्जरी गुड्स की ज़्यादा डिमांड करती हूँ, ना कि नेसेसिटी की बढ़ती है बट लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ती, थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है बट लेकिन लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि जब मेरा प्राइस बढ़ेगा तो जो मेरी लग्जरी गुड्स है उनकी डिमांड बढ़ेगी, और जो नॉर्मल गुड्स है वो 1 सेम रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, इसमें होता है पॉजिटिव। अब वो नेगेटिव पे आते हैं। इन्फीरियर गुड्स के केस में जो होता है नेगेटिव होता है। अब इसमें क्या होता है, इसका अगर कहते हैं हमारे जो इनकम बढ़ गई तो हम अच्छे चावल खाएंगे। इन्फीरियर गुड्स होते हैं मोटा अनाज,
अब मेरी जो है इनकम बढ़ गई तो मैं अच्छे चावल खाऊंगी, मैं मोटा नहीं खाऊंगी। ज़ीरो ज़ीरो किस्में होती है, जैसे सॉल्ट हो गए, बटन्स हो गए। अब नमक तो स्वाद अनुसार ही खाया जाएगा, बटन तो 4 ही लगेंगे। अब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं 10 तो बटन लगाऊंगी नहीं, ठीक है। तो बटन्स हो गए और सोल्ट हो गए, ठीक है। इनकम प्रपोर्शन, अब स्पेंड, जब हमारे पास इनकम बढ़ती है तो अभी मैंने आपको बताया लग्जरी गुड्स पे हम ज़्यादा खर्च करते हैं। हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम लग्जरी गुड्स पे ज़्यादा करेंगे, जो नेसेसिटी गुड्स की जो डिमांड है वो हम कम कर देंगे। तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 लग्जरी गुड्स में होता है, नेसेसिटी गुड्स में होता है ईडी इज लेस देन 1, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो जो नेसेसिटी है उस पर हम कम करते हैं और लग्जरी गुड्स पे हम ज़्यादा करते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस में क्या होता है, एक गुड्स की प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें 2 टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट पूरक, टी और कॉफ़ी, एक अगर मैं यूज़ नहीं करूँगी तो दूसरी कर सकती हूँ। अब कॉम्प्लीमेंट, अब मुझे दोनों ही साथ में, जैसे पेन और इंक, ठीक है, अब मुझे दोनों ही साथ में यूज़ करने पड़ेंगे, किसी एक को मैं यूज़ नहीं कर सकती। अब मैं विदाउट इंक तो मैं पेन नहीं चला सकती, ठीक है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी में प्राइस एक का चेंज होने से दूसरे गुड्स की क्वांटिटी पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हम पढ़ते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी में। अब इसमें पॉजिटिव किस्म होती है जो सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे होगा, टीका जो प्राइस बढ़ गया, ठीक है, टीका प्राइस बढ़ गया तो मैंने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी, ये पॉजिटिव हो गया। टीका प्राइस बढ़ा, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। टीका प्राइस कम हुआ, कॉफ़ी की डिमांड मैंने कम कर दी। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, अगर मेरा प्राइस जो है पेट्रोल का बढ़ गया, कार और पेट्रोल ये भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, ठीक है। अब मेरा पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मैं जो है कार की जो है डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि मेरा पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया और पेट्रोल का जो है प्राइस कम हो गया तो मेरा जो है कार की डिमांड बढ़ जाएगी। इसमें होता है नेगेटिव रिलेशन। और जो अनरिलेटेड गुड्स हैं वो इक्वल टू 0, ठीक। अब ये इसमें यही रिलेशन है, इज ग्रेटर देन 1 स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट है तो मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूंगी। तो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है इज ग्रेटर देन 1 स्ट्रॉन्ग सब्स्टिट्यूट। इसमें टी कॉफ़ी भी आ गए, आपके रिलायंस के पेट्रोल्स भी जो पेट्रोल है वो भी आ गए, रिलायंस एचपी भारत का, ठीक है। और जो वीक सब्स्टिट्यूट है उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, जो 0 और 1 के बीच में रहती है उसकी इलास्टिसिटी। और जो वीक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है -1 से 0 के बीच में, वीक है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो स्ट्रॉन्ग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, उसकी इलास्टिसिटी होगी -1। अनरिलेटेड है तो 0। आपको ज़्यादा ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड है तो इज ग्रेटर देन 1, थोड़ा सा चेंज होने से मैं बहुत ज़्यादा चेंज कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा अगर मेरा प्राइस चेंज होगा तो मैं चेंज कर दूंगी। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दोनों ही चलेंगे। अब इसमें जो है डिमांड पर कम इफेक्ट पड़ता है इसकी प्राइस में चेंज होने से, और इसमें होता है नेगेटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट गुड में टी का प्राइस बढ़ गया तो मैंने कॉफ़ी की डिमांड बढ़ा दी। कॉम्प्लीमेंट्री में पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो मैंने कार की डिमांड कम कर दी, ये हो गया नेगेटिव। अब सब्स्टिट्यूट गुड में होता है इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि सब्स्टिट्यूट हमें मिल जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड लेस देन 1, क्योंकि हमें एक दूसरे से ही इसका यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। जो अनरिलेटेड है 0 1, बस ये आप 3 इलास्टिसिटी याद रखिए, बाकी आपका काम हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर लो, क्योंकि आपको नोट्स उसी पे मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।